नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का पार्ट बी। इसमें हमें पढ़ना है प्रसार शिक्षा के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रसार शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और तत्व, दर्शन इस तरीके से कवर किया था। अब इसमें हम देखेंगे प्रसार शिक्षा जो होती है उसकी विशेषता क्या होती है। प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण को नवीन तकनीकों, खोजों, उत्पादनों, बेहतर कार्य संपादन प्रणालियों जैसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। प्रसार शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी प्राप्ति हेतु ग्रहणकर्ता को कहीं जाना नहीं होता है। स्वयं प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण के पास जा करके उन्हें नई जानकारियों से अवगत कराते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उनको प्रसार कार्यकर्ता कहा जाता है। तो वो गांव-गांव में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को पूछते हैं और उनको उसका हल निकाल के उन्हें बताते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो गांव वाले होते हैं उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता है। जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं वो खुद ही गांव में जा कर के लोगों से पूछते हैं और उसका समाधान बताते हैं। वर्तमान परिवर्तन समय में प्रसार शिक्षा तेजी से मनुष्य के सोचने के ढंग, भावनाओं, जीवन मूल्य, नैतिकता में भी तेजी से परिवर्तन ला रही है, जिसका प्रभाव उसके रहन सहन के स्तर पर पड़ रहा है। जो समय धीरे धीरे बढ़ रहा है उसमें बहुत तेज़ी से भावना, जीवन मूल्य, नैतिकता में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे प्रसार शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न। और भी हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे, जैसे सर्वसामान्य के लिए इसकी जो प्रकृति होती है वो सभी व्यक्तियों के लिए सामान्य होती है। ऐसा इसमें कोई जाति भेद, व्यक्ति भेद ये ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी के लिए सामान्य रूप से होती है। उसके बाद अगला है व्यापक कार्य क्षेत्र। जो इसका कार्य क्षेत्र होता है बहुत ही व्यापक, बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। प्रसार शिक्षा शब्द का अर्थ व्यापक है और क्षेत्र तो व्यापक होगा ही। इसका हमने पिछले ही टॉपिक में कवर किया था। तो क्योंकि इसका जो संबंध होता है मनुष्य के जीवन के हर पहलू से होता है, कोई एक ही विकास नहीं होता, इसमें हर पहलू जुड़ा हुआ होता है। इस क्षेत्र को समझने के लिए 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे सबसे पहले मनुष्य के विकास का क्षेत्र, जो मनुष्य है उसके विकास का क्षेत्र होगा। उसके बाद मनुष्य के वातावरण, परिवेश के विकास का क्षेत्र, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिस माहौल में रहता है उस विकास का क्षेत्र होगा। फिर मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति के लिए निर्मित संस्थानों तथा साधनों के विकास का क्षेत्र, जो मनुष्य रहता है उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जिस संस्थानों में वो रहता है, जिन साधनों का विकास करता है, जिस साधनों का प्रयोग करता है उसके विकास का क्षेत्र, उसके क्षेत्र का विकास करना होगा। अगली विशेषता है निरंतर चलने वाली शिक्षा। इसकी जो अगली विशेषता है वो निरंतर चलने वाली शिक्षा, क्योंकि ये शिक्षा जो है वो लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन विकास हुआ फिर बीच में रुक गई, फिर हुआ फिर रुक गई। ये निरंतर लगातार चलने वाली शिक्षा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं जाकर के पूरी होती है। औपचारिक शिक्षा वो होती है जो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय में हम ग्रहण करते हैं, तो कभी ना कभी पूरी होकर के रुक जाती है। लेकिन ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, हमारे ग्रामीण, हमारे उद्योगों से संबंधित शिक्षा होती है, ये निरंतर चलने वाली शिक्षा होती है। आगे सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षा। ये जो होती है ये सहयोग की भावना पर आधारित होती है, क्योंकि अगर प्रसार कार्यकर्ता गांव में जाएंगे अगर गांव वाले उनका सहयोग ही नहीं करेंगे तो वो किस तरीके से अकेले विकास थोड़ी कर लेंगे, क्योंकि विकास करना है ग्रामीणों का। जब तक वो सहयोग नहीं देंगे तब तक ये आगे विकास नहीं हो सकता। स्थानीय नेतृत्व का महत्व। जिस भी स्थान पे हमें विकास करना है वहाँ का जो नेता होता है, जैसे गांव का करना है तो गांव का जो मुखिया, नेता है, प्रधान है, उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना मदद के ये विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रामीण विकास है। अगला है कार्यक्रम में लचीलापन। जो भी प्रोग्राम हम बनाएं उसमें लचीलापन होना चाहिए। जैसे किसी गांव में हमने जाकर के कोई प्रोग्राम करने के लिए सोचा है, किसी समस्या पर डिस्कस करने के लिए सोचा है, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश वो संभव नहीं हो पा रहा है तो उसको अगले दिन तक हम टाल सकते हैं। उसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि उसको हम अगले समय के लिए आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसमें ये भी विशेषता होती है। अगला है व्यवहारिक तथा क्रियात्मक। ये जो होता है प्रसार शिक्षा के 2 पक्ष होते हैं, एक सैद्धांतिक होता है और एक व्यवहारिक होता है। जो सैद्धांतिक होता है वो साक्षरता का काम करता है, जो लोग शिक्षित होते हैं उनके लिए, जबकि जो व्यवहारिक पक्ष होता है वो प्रयोग तथा अनुभव पर आधारित होता है। जो भी प्रयोग अनुभव किए जाते हैं उस पर वो आधारित होता है।
अगला है ये स्वेच्छा से ग्रहण की जाती है। इसकी विशेषता एक ही है कि किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती। अगर व्यक्ति आना चाहता है तो वो बिल्कुल आए, नहीं आना चाहता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, व्यक्ति की इच्छा के ऊपर ये निर्भर करती है। उसके बाद इसका जो मुख्य उद्देश्य, जो केंद्र बिंदु होता है वो परिवार होता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का विकास करना होगा। अगर परिवार का कल्याण किया जाएगा तो व्यक्ति का अपने आप विकास हो जाएगा। उसमें जितने व्यक्ति परिवार में सदस्य रह रहे हैं सबका अपने आप विकास हो जाएगा। अगला है यह साक्षरता का भी काम करती है। जो व्यक्ति निरक्षर होते हैं, जिसको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है, तो इसमें जुड़ने के बाद उनको कुछ हद तक उनको शिक्षा भी ग्रहण हो जाती है। तो अभी तक आपने इसके विशेषताओं को देखा कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम देखेंगे प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। हर कोई कार्य जो भी किया जाता है बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता है, तो हम प्रसार शिक्षा का भी उद्देश्य देखेंगे कि किस उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। सबसे पहले है शैक्षिक उद्देश्य। प्रसार शिक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत मनुष्य के ज्ञान, मनोवृत्ति तथा कार्य क्षमता में परिवर्तन लाना लक्षित होता है। ज्ञान के विकास के लिए मनुष्य को सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन सूचनाओं से स्वयं को जोड़ना, उन्हें ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना आत्मोन्नति के महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य होता है लोगों को शिक्षित बनाना, उनको समस्याओं से संबंधित उनको सिखाना, उनको जागरूक करना, उनको जानकारी देना। तो कुल मिलाकर इसका जो एक उद्देश्य होता है वो होता है लोगों को शिक्षित करना। उसके बाद दूसरा उद्देश्य है भौतिक उद्देश्य। कृषि प्रसार के भौतिक उद्देश्यों का क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत है। ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, उन्हें आर्थिक समृद्धि प्रदान करने तथा उनके जीवन को अधिक सुखमय बनाने, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं से प्रयुक्त करने निमित्त ही प्रसार शिक्षा कार्यक्रम का प्रतिपादन हुआ है। तो ये सब जो सुविधाएं आप देख रहे हैं ये भौतिक उद्देश्य होते हैं। उसके बाद तीसरा है सामाजिक उद्देश्य। समाज एक व्यक्ति एक दूसरे से आवश्यक रूप से जुड़े हुए होते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के लिए समाज पर निर्भर रहता है, आत्म विकास के लिए समाज पर निर्भर रहता है। सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहभागिता, सहकारिता, सहयोग, सह अस्तित्व, समायोजन, आत्मीकरण, सहिष्णुता जैसे तत्व समाहित होते हैं। अगर सामाजिक उद्देश्य देखें तो जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक संबंधों का जाल होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे की दर्द को समझता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझता है। तो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है कि लोगों का साथ में लेकर के विकास किया जाए। उसके बाद अगला है सामुदायिक उद्देश्य। समुदाय ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो भी हमारे गांव के लोग जितने भी एक निश्चित समूह में होते हैं, जो एक निश्चित वातावरण के क्षेत्र के अंदर अपना जीवन साथ में व्यतीत करते हैं, जिसके सदस्य उसी क्षेत्र के अंदर अपने जीवन की सभी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे समुदाय या प्रकृति कहा जाता है। तो इस तरीके से एक समुदाय होता है जिसमें जितने भी लोग होते हैं उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं सब लगभग सेम होते हैं, तो उसको सामुदायिक कहा जाता है। तो इस सामुदायिक उद्देश्य भी के लिए भी इसका लागू किया गया ताकि सामुदायिक जो व्यक्ति का सामुदायिक विकास हो सके। उसके बाद है सांस्कृतिक उद्देश्य। टायलर का कहना है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, नैतिकता, कला, कानून तथा अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है, जो व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति न किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। संस्कृति द्वारा स्थापित आचार व्यवहार, नैतिकता के आदर्श, विश्वास एवं प्रथा आदि मानव व्यवहार के लिए आदर्श मानी जाती है। तो इनका कहना बिल्कुल सही है कि जो हमारी संस्कृति होती है वो हमारे सभी लोगों के ज्ञान, विश्वास, नैतिक, कला, कानून और प्रथा की एक जकड़ी हुई प्रथा होती है, जिसमें सभी लोगों को आगे उसी के अनुसार चलना होता है। और ये जो होता है सभी व्यक्ति के लिए होता है और प्रत्येक व्यक्ति का जो होता है संस्कृति से प्रतिनिधित्व होता ही होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। जो भी संस्कृति हमारे पूर्वजों की रही है वो आज हमारी है और आने वाली पीढ़ी में भी ये रहेगी। तो इस तरीके से इतने प्रकार के प्रसार शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। इसके आगे के टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा कि प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं,
प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे प्रसार शिक्षा के सिद्धांत और भी जो अन्य टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।